हेलो दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ये लेक्चर 6 है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो लेक्चर 5 में हमने कर लिया था सेक्शन 161 की जो स्टेटमेंट पुलिस को दी जाती है। 162 में पुलिस को दी गई स्टेटमेंट को साइन नहीं करना होता है, और सेक्शन 163 जिसमें हमने पढ़ा कि कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस विटनेसेस को ना किया जाए वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली वीडियोस ऑन लॉ ऑल सब्जेक्ट्स। सेक्शन 164 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। देखिए, इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्शन ऑफ पुलिस इज नॉट कंसिडर्ड ट्रस्टवर्दी। जो पुलिस का जो एक्शंस होते हैं उनको ट्रस्टवर्दी नहीं माना गया है। इसीलिए सेक्शन 25 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का क्लियरली कहता है कि एनी कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर इज टोटली इनएडमिसिबल। तो पुलिस को दी गई स्टेटमेंट इनएडमिसिबल होती है। सेक्शन 162 में भी हमने पढ़ा, जो सीआरपीसी का जो सेक्शन 162 है वह भी यही कहता है कि स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड पर्पज। जो पुलिस को 161 की स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है उसको एक लिमिटेड पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि एनी पावर गिवन टू पुलिस टू रिकॉर्ड कन्फेशन और स्टेटमेंट इज मोर लाइकली टू बी मिसयूज। तो जो पुलिस को पावर दी जाती है वो लाइकली टू बी मिसयूज, पुलिस उस पावर का मिसयूज कर सकती है, और ओवरजिलस पुलिस ऑफिसर माइट एक्सटॉर्ट और फैब्रिकेट कन्फेशन। तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सटॉर्ट कर सकते हैं, और ओवरजिलस पुलिसमैन एक्सटॉर्ट कर सकते हैं कन्फेशन को और मैनिपुलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को। तो इसलिए ये जो सेक्शन है सेक्शन 164 ये एक स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है फॉर रिकॉर्डिंग कन्फेशन एंड स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बाय कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जेएम जो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो रिकॉर्ड कर सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट और एनी कन्फेशन वो रिकॉर्ड कर सकता है। जो इसका मेन पर्पज है इस सेक्शन का वो है होता है टू एंश्योर वॉलंटरीनेस ऑफ द कन्फेशन, फ्री कन्फेशन या वॉलंटरीनेस, एंड इफ द मैनर एंड प्रोसीजर इज कंप्लाइड विद। अगर इसका मैनर और जो प्रोवाइड किया गया है और प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है अगर उसको कंप्लाई किया जाता है तो उसको एक स्टेटमेंट या कन्फेशन को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सेक्शन 164 है ये 2 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट को बताता है। 2 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट होती है, एक होती है कन्फेशनल स्टेटमेंट और एक होती है नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। 2 तरह की स्टेटमेंट के बारे में बताता है सेक्शन 164 कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकता है। जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक सब्सटेंटिव एविडेंस होती है। वो क्या होती है, एक सब्सटेंटिव एविडेंस होती है। लेकिन नॉन कन्फेशनल जो स्टेटमेंट्स होती है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता। कन्फेशनल स्टेटमेंट जबकि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। एंड जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है जैसा हमने 161 के वो पढ़ा कि वो सिर्फ सेम इसमें भी उनको एक लिमिटेड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। सब्सटेंटिव पीस नहीं है, लेकिन किस पर्पज़ के लिए, ओनली फॉर कंट्राडिक्टिंग एंड कोरोबरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 157 इन 2 सेक्शन में कंट्राडिक्शन में 145 में कंट्राडिक्शन एंड 157 में कोरोबरेशन के लिए इनको यूज किया जा सकता है। तो अगर हम सेक्शन 164 को सेक्शन 24, 25, 26 एंड 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ हम रीड करते हैं, साथ में कंबाइन रीडिंग इसकी करते हैं, तो क्या क्या मेन पॉइंट्स हमें पता चलते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो होता है ए कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन टू पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस।
तो पुलिस अफसर को जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दी जाती है वो इनएडमिसिबल है एविडेंस में। Secondly, if a person in police custody desire to make a confession, he must do so in the presence of a magistrate, but not before a police officer having magisterial power। तो वो किसके पास दे सकता है? मजिस्ट्रेट के पास दे सकता है, लेकिन जिस पुलिस ऑफिसर के पास मजिस्ट्रियल पावर है उसके पास वो स्टेटमेंट नहीं दे सकता। He can make a statement before a magistrate। थर्ड पॉइंट्स इसमें क्या रहेगा? ए मजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड इफ अनलेस ही इज अपॉन इंक्वायरी फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट सेटिस्फाइड दैट इट इज वॉलेंटरली। तो इट मस्ट बी वॉलेंटरली। तो जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट उसके सामने दी जा रही है वो एक वॉलेंटरली रूप में उसके सामने दी जा रही है। एक्यूज्ड पर्सन वॉलेंटर है वो स्टेटमेंट देने के लिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स के रहेगा, फोर्थ पॉइंट रहेगा, व्हेन द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स इट ही शैल रिकॉर्ड इट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 281। तो जो सेक्शन 281 में एविडेंस रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको उस मैनर में रिकॉर्ड करेगा उस स्टेटमेंट को। ओनली व्हेन सो रिकॉर्डेड द कन्फेशन बिकम रिलेवेंट एंड एडमिसिबल इन एडमिसिबल एंड एविडेंस। तो उसी कंडीशन पे वो क्या होगी? रिलेवेंट होगी और एडमिसिबल होगी। नेक्स्ट, ओनली बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये जुडिशियल है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशनल स्टेटमेंट को। कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन इज ए सिने क्वा नॉन फॉर रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन। जो इसका कंप्लायंस है इस सेक्शन का वो सिने क्वा नॉन है, यानी कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तभी वो कन्फेशनल स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो सीआरपीसी में दो ही तरह की जो कन्फेशन के बारे में टू काइंड्स ऑफ कन्फेशंस होती हैं। एडमिसिबल में टू मजिस्ट्रेट, जो 164 में मजिस्ट्रेट के सामने वो एडमिसिबल होती है, और सेकंड काइंड इन एडमिसिबल जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने दी जाती है। मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशनल कन्फेशंस, तो जो मैनर क्या होगा जो रिकॉर्ड करने के लिए, ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट वो रिकॉर्ड कन्फेशन। तो जो ड्यूटीज़ जो दी गई हैं मजिस्ट्रेट की, जो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी? मजिस्ट्रेट हैज़ टू एक्सप्लेन द एक्यूज्ड फॉलोइंग, कुछ चीज़ें जो होती है मजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन करनी पड़ती है एक्यूज्ड पर्सन को। क्या क्या है वो चीज़ें जो मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन करेगा एक्यूज्ड को? सबसे पहला तो वो उसको बताएगा कि ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन। उसको वो ये बताएगा कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशन देने के लिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो तब भी देता है, अगर एक्यूज्ड इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी, इस क्वेश्चन के बाद भी ये देता है कन्फेशन, तो उसको बताएगा इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम एज एविडेंस। तो वो उसको बताएगा कि इसको एविडेंस के रूप में उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट जो है, थर्ड ड्यूटी क्या होगी मजिस्ट्रेट की? वो जब तक उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा, जब तक उसको ये रीज़न टू बिलीव ना हो जाए, ये सेटिस्फाइड वो ना हो जाए कि ये जो स्टेटमेंट है वो वॉलंटरली है, एक्यूज जो है वॉलंटरली उस स्टेटमेंट को दे रहा है, तो ये भी एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है। और क्या करेगा मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक मेमोरेंडम राइट करेगा टू दिस इफेक्ट एंड हैज़ टू साइन इट। वो एक मेमोरेंडम लिखेगा और उसमें ये रिकॉर्ड करेगा कि उसने ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस जो है एक्यूज्ड पर्सन को दिया और वो इसको मेमोरेंडम को साइन करेगा। उस मेमोरेंडम में वो आगे ये भी लिखेगा कि ये जो कुछ हुआ है उसकी प्रेजेंस में हुआ है एंड हियरिंग, उसकी हियरिंग में हुआ है और उसकी प्रेजेंस में, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हुआ है और एक्यूज्ड की प्रेजेंस में ये जो मेमोरेंडम है ये लिखा गया है। ये भी फर्दर वो सर्टिफाई करेगा। उसके बाद फर्दर जो ड्यूटी बनती है मजिस्ट्रेट की,
वो क्या करेगा, उसको रीड ओवर करेगा। किसको करेगा? जो कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज ने दी गई है उसको रीड ओवर करेगा और एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन विच वाज एडमिटेड टू बी करेक्ट। जो ROAC हम नॉर्मली प्रोसीडिंग्स में देखते हैं, रीड ओवर एंड एडमिटेड टू बी करेक्ट। एंड क्या फर्दर करेगा? इट वाज फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम। तो ये रीड ओवर एंड एडमिटेड टू बी करेक्ट ये सर्टिफाई वो करेगा। नेक्स्ट ड्यूटी क्या होती है? व्हेन समवन इज इन पुलिस कस्टडी एंड वांट टू मेक ए कन्फेशन देन ही इज टू बी केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी एट लीस्ट 1 डे। तो ये जो ड्यूटी है पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, वो मेक श्योर करेगा कि अगर कोई पुलिस कस्टडी में है, PC में है, तो उसको एटलीस्ट 1 डे जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा फॉर कूल रिफ्लेक्शन। उसके कूल रिफ्लेक्शन के लिए बिफोर मेकिंग द स्टेटमेंट कन्फेशन उसको 1 दिन के लिए मिनिमम JC में भेजेगा, जुडिशियल कस्टडी में। अगर आगे वो एक्यूज कहता है कि ही डोंट वांट टू मेक ए कन्फेशन, तो वो उसको वापस पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, वो क्या है फिर जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा। तो ये कंडीशंस और ड्यूटीज जो हैं वो दी गई थी मजिस्ट्रेट के लिए कि मजिस्ट्रेट की वाइल रिकॉर्डिंग द कन्फेशन क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी। अब इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर, जो इसमें प्रोसीजर दिया गया है उसके इफेक्ट क्या होंगे? जो कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है उसके नॉन कंप्लायंस के इफेक्ट क्या होंगे? अगर उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इफ़ देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन, तो इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो उस कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं रिकॉर्ड मस्ट बी देयर, लाइक सीट, पेज, ETC ऑन विच इट वाज रिकॉर्डेड। जो सीट्स हैं, पेज हैं, वो सब हैं, ये रिकॉर्ड मस्ट है। तो इसको क्या ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता? कन्फेशन को ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ रिकॉर्ड से ही प्रूव किया जा सकता है। ये किस केस में कहा गया? ये केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, 1988 का केस है। ये 1988 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि वेयर देयर इन द कन्फेशन नो वार्निंग इज देयर, उस कन्फेशन में कोई वार्निंग नहीं दी गई, उसके फेस ऑफ रिकॉर्ड से लगता है कि वो वॉलेंटरली नहीं थी, और कोई भी कूल रिफ्लेक्शन उसके लिए नहीं दिया गया, कूल रिफ्लेक्शन के लिए टाइम नहीं दिया गया, द सेड कन्फेशनल स्टेटमेंट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो उसको क्या है? रिजेक्टेड किया जा सकता है, वो लायबल है रिजेक्शन के लिए। सेक्शन जो 463 डज नॉट अलाउ टू प्रूव कन्फेशन इटसेल्फ, तो इन सब चीज़ों के लिए कन्फेशन को प्रूव नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोसीजर इलीगलिटीज जो होती हैं फॉर सेक्शन 463 उसको क्योर करता है, ना कि कन्फेशन को क्योर करता है और उसको प्रूव करता है। तो वह 463 जो होता है वो सिर्फ क्या है? प्रोसीजर को क्योर करता है कि अगर कहीं पे मेयर एब्सेंस ऑफ वार्निंग है, इन सब को क्योर कर सकता है, अदरवाइज वो कन्फेशन को प्रूव नहीं कर सकता। कन्फेशन टू बी रिकॉर्डेड, तो कन्फेशन क्या रिकॉर्डेड होनी चाहिए? रिकॉर्ड इज मस्ट, उसका रिकॉर्ड मस्ट है। प्रोसीजर ऑफ कन्फेशन क्योरेबल अंडर सेक्शन 463, तो उसको क्योरेबल है 463 में। जैसे कि वेर ए पर्सन मेकिंग कन्फेशन डिड नॉट साइन इट, अगर कोई पर्सन कन्फेशन देता है और वो उसको साइन नहीं करता और बाद में वो उसको एक्सेप्ट करता है कि उसने कन्फेशन दी है, अगर एक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन देता है और वो उसको साइन नहीं करता लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ये कन्फेशन दिया है, तो जो उसका एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर है ये मटेरियल नहीं है। दिस लैप्स इज इररिलेवेंट, बट अगर लेकिन वो ऑब्जेक्ट करता है कि उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, तो क्या है? वो रिलीवेंट हो जाता है। तो उस केस में एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर रिलीवेंट हो जाएगा। Recording of confession is the requirement of law and it must be recorded. It is not recorded, then 463 will not have. तो इसको रिकॉर्ड जो मस्ट है, तो एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर का यही एक
कंप्लायंस का जो इफेक्ट होगा ये यही है कि अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि उस पर्सन कि उसने कन्फेशन दी है, तो उसका वो मटेरियल नहीं रहेगा, वो लैप्स मटेरियल नहीं रहेगा, वो क्योरेबल है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट करता है कन्फेशन पे, तो वो मटेरियल हो जाएगा, वो रिलीवेंट हो जाएगा। Absence of warning. Absence of warning, same logic will apply mutatis mutandis with necessary modification. तो absence warning जो accused person को warning देना है, क्वेश्चन देना है कि वो बाध्य नहीं है कन्फेशन देने के लिए, अगर वो नहीं दिया गया तो उस केस में भी सेम जो रूल लागू होगा, सेम जो ऊपर दिया गया है, सेम सिग्नेचर के एब्सेंस में सेम रूल लागू होगा। तो ये किस केस में बताया गया? ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह का केस था। इस केस में बताया गया था दैट absence of warning may be fatal in a case where the person making confession is adversely impacted by it or it prejudiced its trust। तो अगर उसको एडवर्सली इम्पैक्टेड है तो ही ये मटेरियल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। where a person is a criminal lawyer know that if he makes confession it can be used against him, and if he is not warned then it does not matter, and this was so stated by Supreme Court in this case। absence of warning to criminal law does not affect it। तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक क्रिमिनल लॉयर जो होता है उसको पता होता है कि अगर वो कोई कन्फेशन देता है तो वो उसके अगेंस्ट में यूज की जा सकती है। तो उस केस में अगर वार्निंग नहीं दी गई है तो वो मटेरियल नहीं होगी। तो यहाँ पे सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है बहुत ही रिलीवेंट हो जाता है। कैसे रिलीवेंट हो जाता है? क्योंकि सेक्शन 29 ऑफ ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो कहता है कि वो क्या बताता है, मेयर एब्सेंस ऑफ वार्निंग डज नॉट मेक कन्फेशन इनएडमिसिबल। वो उसको क्योर करता है एविडेंस एक्ट का कि मेयर absence of warning does not make confession inadmissible। Oath is not required as it is substantial piece of evidence। तो इसमें oath required नहीं होती है इसमें confession statement रिकॉर्ड करने में। It can't be recorded by any other officer than a judicial magistrate। तो it must be recorded by a judicial magistrate। judicial magistrate इसको रिकॉर्ड कर सकता है। If a confession is heard by magistrate but not recorded, it is not admissible। अगर उसने सुना है और उसने रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो admissible नहीं होगी। There is a presumption of veracity of statement because no one speaks against his interest। तो इसके बिलीव करने का क्या रीज़न है कि कोई भी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट नहीं देगा, इसलिए उसको एक्सेप्टेबल, वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन कैन आल्सो बी मेड टू मजिस्ट्रेट। तो 164 में जो है दूसरे स्टेटमेंट्स भी दी जा सकती हैं। एंड फॉर दिस पर्पज मजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू एडमिनिस्टर ओथ। तो उस केस में वो नॉर्मल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है वहाँ पे वो ओथ भी दे सकता है मजिस्ट्रेट। सो दैट इफ ही रिट्रैक्ट्स देन ही मे बी चार्ज फॉर परजुरी। उसका रीज़न क्या है कि अगर वो रिट्रैक्ट करता है तो वो उसको परजुरी के चार्ज में चार्ज किया जा सकता है और पनिश किया जा सकता है। उस तो आती है कई बार क्या होता है कि जो कन्फेशन एक्यूज्ड ने दिया है वो उससे रिट्रैक्ट कर जाता है। तो रिट्रैक्शन के केस में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं वो हम इसमें आगे ये डिस्कस करते हैं। जो एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन होती है कि अगर वो उसका अपनी कन्फेशन से मुकर गया है तो उसको सोल बेस पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है एक्यूज्ड को। लेकिन कंडीशन क्या है कि उससे ये पता चल रहा है कि वो ट्रू है और वॉलेंटरली मेड है, तो ही उस पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। हाउएवर एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस हम क्या करते हैं, कोरोबरेशन इज रिक्वायर्ड, उसके कोरोबरेशन रिक्वायर्ड होता है इन सच केसेस। दो देर इज नो सच रूल ऑफ लॉ विच रिक्वायर कोरोबरेशन। तो कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन को कोरोबरेट किया जाना चाहिए। इसमें एक केस है रामचंद्र प्रसाद का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इट इज़ नॉट एन इनफ्लेक्सिबल रूल ऑफ प्रैक्टिस और प्रूडेंस दैट इन नो
circumstances conviction can be based without corroboration on a retracted confession। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कोई रूल नहीं है कि रेट्रैक्टेड कन्फेशन पे उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही ये प्रैक्टिस है और प्रूडेंस है। However, such corroboration is required not as a rule of law but only as a rule of prudence। तो सेम जो ऊपर हमने पढ़ा रूल ऑफ प्रूडेंस है ये कि उसका कोरोबरेशन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रोविजन रूल ऑफ लॉ नहीं है कि उसका कोरोबरेशन जरूरी है, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस है। अनदर केस इसमें है हुक्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। तो इस केस में क्या हेल्ड किया गया, रेट्रैक्टेड कन्फेशन कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज ट्रू। अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि ये ट्रू है एंड वॉलंटरली मेड है तो उसको रेट्रैक्टेड कन्फेशन को यूज किया जा सकता है और एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। तो सेम इसमें आगे बताया गया है कि नाइदर एन इनफ्लेक्सिबल रूल ऑफ लॉ नॉर प्रैक्टिस नॉर प्रूडेंस दैट इन नो सर्कमस्टेंसेस, कि ऐसा कोई भी रूल ऑफ लॉ और ये नहीं है कि उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रेट्रैक्टेड कन्फेशन पे उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। सेम इसमें एक आगे केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस माइकुलाल का केस है। तो इसमें क्या हेल्ड किया गया था, इसमें हेल्ड किया गया था द क्रेडिबिलिटी ऑफ सच ए कन्फेशन इज इन ईच केस ए मैटर टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ पर्टिकुलर केस। तो हर मैटर हर केस उसके ईच फैक्ट्स जो उसके हैं उस केस के फैक्ट्स हैं उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है, ना कि इसके लिए कोई यूनिवर्सल लॉ है। एंड इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच ए कन्फेशन इज ट्रू द कोर्ट इज बाउंड टू एक्ट एज फार एज द पर्सन मेकिंग इट इज कंसर्न अपॉन सच बिलीफ। अगर कोर्ट उसको क्या करता है फाउंड टू बी ट्रू, अगर उसको ट्रू मानता है तो कन्विक्शन कैन बी बेस्ड अपॉन दैट रेट्रैक्टेड कन्फेशन, उस कन्फेशन के बेस पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट केस इसमें दिया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बूटा सिंह का केस है 1978 का सुप्रीम कोर्ट का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इट इज ओनली ए मैटर ऑफ प्रूडेंस एंड कॉशन विच हैज सैंक्शनड इटसेल्फ इनटू ए रूल ऑफ लॉ दैट रिट्रैक्टेड कन्फेशन कैन नॉट बी मेड द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस इट इज कोरोबरेटेड। तो ये मैटर ऑफ प्रूडेंस है कि जब तक वो कोरोबरेटेड नहीं हो तो उसमें केस में उसको कन्विक्ट नहीं करना चाहिए रेट्रैक्टेड कन्फेशन के केस में। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड इन द कन्फेशन इज सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली कोरोबरेटेड। हर मैटर जो हर फैक्ट है ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस जरूरी नहीं है कि वो कोरोबरेट किया जाए। ये क्या जनरली सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली जरूरी नहीं, जनरली वो क्या है ट्रू एंड वॉलंटरली है तो उसके बेस पे कन्विक्शन हो जाता है। इट वुड बी सफिशिएंट इफ द जनरल ट्रेंड ऑफ द कन्फेशन इज सब्सटेंटेड बाय सम एविडेंस व्हिच वुड टैली विद व्हाट इज कंटेंट इन द कन्फेशन कोरोबरेटेड इन जर्नल पर्टिकुलर। जर्नल पर्टिकुलर में उसको क्या है कोरोबरेट अगर कर रहा है, जनरल पर्टिकुलर्स में उसको कोरोबरेट कर रहा है तो उस पे उसका क्या होगा कन्विक्शन हो सकता है। तो ये था सेक्शन 164 मेन एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रेट्रैक्टेड कन्फेशन में ये 4 केसेस हैं। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली वीडियोस। थैंक यू।